नमस्कार दोस्तों, प्रिशा एकेडमी में आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो की। और ये वीडियो है कि जब भी आप टर्म इंश्योरेंस प्लान या टर्म प्लान लेते हैं तो आपको कितनी सम इंश्योर्ड का लाइफ इंश्योरेंस आपको करवाना होता है, यानी कितनी राशि का आपको टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए। तो दोस्तों, जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस के अंदर टर्म प्लान बाय करते हैं तो आपके दिमाग में ये सवाल अवश्य रहता होगा कि जो टर्म प्लान की राशि है हमारी, वो कितनी होनी चाहिए। कोई आपको बोलेगा 50,000 का टर्म प्लान काफ़ी है, तो कोई बोलेगा 1 करोड़ का ले लीजिए, कोई बोलेगा 1.5 करोड़ का ले लीजिए और कोई बोलेगा 2 करोड़ का प्लान ले लीजिए। लेकिन जब भी दोस्तों आप ये पूछते हैं कि भाई इतना ही प्लान क्यों लेना है, 50 लाख का लेना है, 50 करोड़ का लेना है, कितना टर्म प्लान लेना है? तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ये हमारी लाइफ या फाइनेंशियल जो परिवार की फाइनेंशियल है उसको डिपेंड करता है। और इस क्वेश्चन को इतना लाइटली हम नहीं ले सकते। अगर किसी कारण से आप अंडर इंश्योर्ड हैं तो वो परिवार के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा तरीके से बताने वाला हूँ और काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने ये फाइंड आउट किया है और मैं एक कैलकुलेटर आपको बताने वाला हूँ, जिससे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा कि हमें कितनी राशि का टर्म प्लान लेना चाहिए। और ये जो मैं टर्म प्लान की राशि बता रहा हूँ, ये काफ़ी वेबसाइट्स पे रिसर्च के बाद मैं ये निकाल रहा हूँ। और दोस्तों, ये मेरा नया ही यूट्यूब चैनल है और आप लोगों का जिस प्रकार से सहयोग मिल रहा है, बहुत ही सराहनीय है। आप लोग जिस प्रकार से वीडियोस देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो दोस्तों इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप आगे भी, मैं आशा करता हूँ, ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे और कमेंट करते रहेंगे और मेरी हौसला अफ़ज़ाई करते रहेंगे, ताकि चैनल को और भी ज़्यादा ग्रो करने में आप मेरी मदद करेंगे। दोस्तों, अगर टर्म प्लान पे आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखे चैनल के, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टर्म प्लान से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस बना रखे हैं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से देख सकते हैं। और आइए अब हम शुरू करते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है उस पे हम बात शुरू करते हैं और देखते हैं कि टर्म प्लान का जो सम एश्योर्ड है वो एक्चुअली कैसे कैलकुलेट करना होता है। तो दोस्तों, आइए इस कैलकुलेटर में हम बात करते हैं और ये कैलकुलेटर मैं बना रहा हूँ और इसमें मैं, क्योंकि एक फिक्स्ड ही अमाउंट डाल सकता हूँ, हर आदमी का जो डेटा होगा हो सकता है अलग हो। तो आप अगर ये कैलकुलेटर चाहते हैं कि आपको मैं ईमेल करूँ, तो दोस्तों ये फ्री का कैलकुलेटर मैंने बनाया है, एक्सेल बेस्ड कैलकुलेटर है। और अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे prishaacademy@gmail.com पे ईमेल कर दीजिए कि आपको इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट का कैलकुलेटर है वो आपको चाहिए, तो मैं आपको दोस्तों ईमेल कर दूँगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में जाना है और लिखना है कि भाई आपको इंश्योरेंस का कैलकुलेटर आपको चाहिए, और मैं आपको ये जो है कैलकुलेटर ईमेल कर दूँगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें क्या है, ये कैलकुलेटर पूरा बना हुआ है, आपको जो रिक्वायरमेंट फ़ील्ड है उसमें डिटेल्स डालनी है और वो जो रिज़ल्ट है वो अपने आप बताएगा कि आपको कितना कैलकुलेटर है। पहली बात होती है करंट मंथली एक्सपेंडिचर आपका कितना है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे मान लीजिए किसी का करंट मंथली एक्सपेंडिचर है 30,000, तो वो यहाँ पे डाल देंगे 30,000। 30,000 आपने यहाँ पे। अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन की, कि भाई इन्फ्लेशन कितना रहने की उम्मीद है। तो दोस्तों, आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि आरबीआई ने लगभग 4% आरबीआई का इन्फ्लेशन का टारगेट रहता है कि 4% वो इन्फ्लेशन रखेंगे अपने टारगेट में। तो हम उम्मीद करके रखते हैं कि भाई इन्फ्लेशन है वो लगभग 5% जा सकता है। तो 5% हम इन्फ्लेशन का टारगेट मान के चलते हैं। और इन्वेस्टमेंट रिटर्न रेट की बात करते हैं कि भाई अगर हमारे पास पैसा है और उसको आज हम कहीं पे जमा करते हैं तो हमें कितना उस पे रिटर्न मिलेगा, उस पे भी हमारी बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम जो बैंक्स है उनकी एफडी रेट्स की अगर हम बात करें, तो लगभग एवरेज जो लॉन्ग टर्म एफडीज है वो 7%। या आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपका लगभग जो कंजर्वेटिव रिटर्न है वो हम मान के चलते हैं कि 7% रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों आपकी एज की, आपकी करंट उम्र क्या है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। जैसे मान लीजिए आपकी करंट एज है 30 साल, तो आपको यहाँ पे डाल देना है 30 साल। और आप कब रिटायर होना चाहते हैं वो डेट आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे आप रिटायर होना चाहते हैं 60 साल की उम्र में, तो आपको यहाँ पे 60 वर्ष डाल देना है। ये डालने के बाद दोस्तों आगे की जो फिगर है, अगर आप मैरिड हैं, बच्चे हैं, तो आप यहाँ पे डाल दीजिए कि बच्चों की जो डिटेल्स है वो डाल दीजिए। अगर आपके अभी बच्चे नहीं हैं, और तो आप यहाँ पे दोस्तों अंदाज से आपकी प्लानिंग क्या है फाइनेंशियल पे, आप क्या फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं। आप 1 बच्चा चाहते हैं, 2 बच्चा चाहते हैं, उसके हिसाब से दोस्तों यहाँ पे डिटेल्स डाल देनी है। जैसे मान लीजिए किसी के अभी बच्चा नहीं है, तो वो देख सकता है कि भाई अगले 1 साल में वो बच्चे का प्लानिंग कर रहे हैं, या 2 साल में बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, 5 साल में बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, उस हिसाब से डाल सकते हैं।
जैसे अभी मान लीजिए अगर हम बात करते हैं हायर एजुकेशन की, तो आप बच्चे को किस टाइप की हायर एजुकेशन देना चाहते हैं? कोई बोलेगा मैं पायलट की ट्रेनिंग में बच्चे को भेजना चाहता हूँ, तो दोस्तों वहाँ पे करोड़ों में खर्चा होता है। उसी हिसाब से कोई बोलेगा मैं अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चे को पढ़ाना चाहता हूँ, अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाना चाहता हूँ, फॉरेन एजुकेशन बच्चे को दिलवाना चाहता हूँ। तो आप उस हिसाब से उसका आज की डेट में उस जो आप एजुकेशन बच्चे को देना चाहते हैं, उसकी टोटल कॉस्ट आज की डेट में क्या है? वो आप नेट पे सर्च करने से अच्छी यूनिवर्सिटी जिसमें आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, वहाँ से आप वो पता कर सकते हैं कि टोटल उस कोर्स को जो एजुकेशन है, उसका एक्सपेंस कितना आने वाला है। तो लमसम दोस्तों हम बात करें अगर अच्छा कोई भी एजुकेशन आप दिलाना चाहें बच्चे को, तो लगभग 20 लाख का लगभग आप हम मान के चलते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर हो जाता है। बच्चे का फीस भी लगेगी, उसमें उसका हॉस्टल का चार्जेस भी लगेगा, फूड और ये सब करके चलते हैं, तो आपका 20 लाख के आस-पास यहाँ पे लगेगा। हो सकता है ये आप जो एजुकेशन सोचे हैं उसमें ज़्यादा कम हो तो आप यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली अपनी अमाउंट डाल सकते हैं। तो जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे 20 लाख डाल दिया है। अब मान लीजिए जिसके बच्चे नहीं हैं और वो 2 साल बाद प्लान कर रहे हैं तो उनको देखना है कि जब 2 साल के बाद बच्चा जो हायर एजुकेशन वो चाहते हैं, अगर 12th के बाद है तो वो यहाँ पे 18 और 2 साल जो भी है वो 20 साल यहाँ पे डाल दें। उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे डाल देना है कि आपका बच्चा हायर एजुकेशन कब करने जाएगा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि भाई 15 साल बाद बच्चा है वो हायर एजुकेशन के लिए चला जाएगा। और दूसरा बच्चा अगर आप प्लान कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे सेकंड चाइल्ड है, अगर आप दूसरे बच्चे की प्लान कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे दूसरे बच्चे का एक्सपेंडिचर आप चाहते हैं कितना होगा? अगर आप एक ही बच्चे की प्लानिंग है आपकी, तो दोस्तों यहाँ पे आप जो कॉलम है इसको खाली छोड़ सकते हैं, कुछ नहीं लिखना है आपको। लेकिन अगर आप 2 बच्चों की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको दूसरे बच्चे के एक्सपेंडिचर भी लिख देना है। तो दोस्तों यहाँ पे करंट एक्सपेंडिचर की हम बात करें, तो दोनों बच्चों का करंट एक्सपेंडिचर सेम ही रहेगा, क्योंकि दूसरे बच्चे वाले में भी आज का एक्सपेंडिचर दोनों का सेम ही रहने वाला है। लेकिन अगर आप दूसरे बच्चे को किसी और फील्ड में भेजना चाहते हैं, कि एक बच्चे को मेडिकल में भेजना चाहते हैं, दूसरे बच्चे को एयर पायलट बनवाना चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे हो सकता है कि वो आपका डिफरेंट हो जाएगा। तो आप कौन से बच्चे को किस टाइप की फाइनेंशियल एजुकेशन देना चाहते हैं, वो डिटेल आपको यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद आपको लिखना है दूसरे बच्चे के लिए ये फंड की रिक्वायरमेंट कब होगी। तो जैसे मैं यहाँ पे 18 वर्ष डाल देता हूँ, आप यहाँ पे अपने हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे डाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम एजुकेशन इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे 10 से 12% का लगभग इन्फ्लेशन आप देखेंगे तो चलता आ रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एजुकेशन इंडस्ट्री का एक्सपेक्टेशन जो है 10 से 12 का है, तो मैं एवरेज इसको 11% इन्फ्लेशन मान के चलता हूँ कि 11% इनका इन्फ्लेशन रहेगा। अब बात करते हैं मैरिज ऑफ चाइल्ड, बच्चे की एजुकेशन सॉरी शादी है, उस पे आप कितना खर्चा करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप कितना बच्चे की शादी में खर्च करना चाहते हैं, उसका आज की लागत क्या है, वो आपको लगभग यहाँ पे डाल देनी है कि भाई बच्चे के लिए कितना गोल्ड आप बाय करेंगे, बच्चे को क्या गिफ्ट देने वाले हैं और कितना शादी में और खर्चा होने वाला है। तो वो टोटल खर्चा जोड़ करके आप यहाँ पे एक्सपेंस लिख सकते हैं या फिर आप अपने आस-पास का कोई रिश्तेदार होगा, जो आपकी कम्युनिटी के हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि भाई उन्होंने अभी शादी किया था तो कितना खर्चा आया था, वो अमाउंट आपको यहाँ पे डाल देना है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि लगभग मान लीजिए 15 लाख का खर्चा उनकी शादी में आया है। डिपेंड करता है कई लोगों का ये खर्चा 1 करोड़ में चला जाता है, कई लोगों का हो सकता है 2 लाख 5 लाख में भी हो जाए कि कितनी लग्ज़री आप शादी करना चाहते हैं, कितनी सिंपलिसिटी के साथ शादी करना चाहते हैं, उस पे डिपेंड करता है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे मैंने 15 लाख यहाँ पे लिख दिया है और ये रिक्वायरमेंट रहेगी बच्चे के लिए 20 साल बाद रिक्वायरमेंट रहेगी। और इसी हिसाब से दूसरे वाले बच्चे के लिए भी शादी के लिए 15 लाख की रिक्वायरमेंट आज के हिसाब से 15 लाख खर्चा है। लेकिन ये जो रिक्वायरमेंट मुझे रहेगी, ये रहेगी आज से 23 साल बाद। तो यहाँ पे मैंने 23 इयर्स ले लिया। अब दोस्तों आपको और भी उम्मीद कर रहे हैं कि भाई और भी क्या-क्या और खर्चे हो सकते हैं, क्योंकि मैं लिमिटेड यहाँ पे स्पेस है और मुझे आइडिया नहीं है कि भाई हर इंडिविजुअल का क्या-क्या खर्चा हो सकता है। तो आपके जो भी रिमेनिंग खर्चे हैं, जो फ्यूचर में आपको लगता है कई कम्युनिटीज़ में डिफरेंट टाइप के खर्चे होते हैं, जो आपको लगता है कि भाई ये खर्चे आपके या जो पेरेंट्स का एक्सपेंडिचर आ सकता है या आप कोई और एक्सपेंडिचर आपका आ सकता है, तो दोस्तों वो एक्सपेंडिचर की अमाउंट अभी खर्चा क्या है उसका, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो वो मान लीजिए आपका खर्चा आता है यहाँ पे 10 लाख, तो दोस्तों 10 लाख आज का जो खर्चा है वो लिख दीजिए। लेकिन आपको साथ ही साथ ये देख लेना है कि वो खर्चा आएगा कितने साल बाद। तो जैसे आपको कुछ भी आइडिया नहीं है कि भाई वो खर्चा कभी भी आ सकता है, तो उसके लिए आप 15 साल डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको पहले से पता है कि वो खर्चा कब आने वाला है, तो आप वो साल यहाँ पे डाल दीजिए। यानी आज से कितने वर्ष बाद वो खर्चा आपको उठाना पड़ेगा।
तो ये कॉस्ट है वो आज की डाल रहा हूँ और कितने साल बाद वो खर्चा पड़ेगा वो आपको डालना है दोस्तों यहाँ पे। अब आपके जितने भी लोन्स हैं, हाउसिंग लोन है, कार लोन है, पर्सनल लोन है और भी जितने सारे लोन्स हैं उनको सबको आज की डेट में कितनी आउटस्टैंडिंग है, उनको आपको क्लब कर लेना है और यहाँ पे लिख देना है। जैसे मान लीजिए आपका 30 लाख का हाउसिंग लोन एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग है और 10 लाख का कार का जो है लोन वो आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे 30 और 10 आपको 40 लाख यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 40 लाख डाल दिया है, अब मेरे से आगे की जो डिटेल है वो मुझे भरना है कि भाई करंट जो मेरी सेविंग्स है, पीपीएफ में, म्यूचुअल फंड में, इक्विटी में या एफडीज में जो भी आपकी सेविंग्स है दोस्तों दोस्तों उसको टोटल कर लेना है। आज उसकी वैल्यू क्या है, उसका टोटल कर लेना है और वो यहाँ पे लिख देना है। जैसे आपके पास मान लीजिए 1 लाख का एफडी है, 1 लाख का म्यूचुअल फंड है, 1 लाख पीपीएफ है, 1 लाख इक्विटी में है, ऐसा करके आपके पास टोटल 5 लाख का आज की डेट में सेविंग है। तो दोस्तों यहाँ पे वो अमाउंट आपको डाल देनी है। तो यहाँ पे मैं 5 लाख रुपए डाल रहा हूँ। अब आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है कि इंश्योरेंस ऑलरेडी ले रखा होगा, किसी के पास 5 लाख का होगा, 10 लाख का होगा, 50 लाख का होगा, एंडोमेंट प्लान है, एलआईसी से ले रखा है, किसी और इंश्योरेंस कंपनी से ले रखा है। जिस भी टाइप का आपने लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पे करवा रखा है दोस्तों, वो यहाँ पे आपको अमाउंट उसकी डाल देनी है। उसका टोटल कवर आपके पास कितना है। जैसे मान लीजिए आपके पास अगर कवर है टोटल पहले से एक टर्म इंश्योरेंस प्लान आपका चल रहा है, जिसका कवर आपका 50 लाख का है, तो दोस्तों वो यहाँ पे आपको डाल देना है। अब हमारे जितने फील्ड थे वो हमने डाल दिए हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा टोटल इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट कितना आता है। तो दोस्तों हमारा जो अभी है हमें नया इंश्योरेंस है वो बाय करना पड़ेगा लगभग 2 करोड़ का इंश्योरेंस हमें और बाय करना पड़ेगा। यानी टोटल हमारी 2 करोड़ 53 लाख के इंश्योरेंस की आज की डेट में रिक्वायरमेंट है। जबकि हमें अभी 50 लाख का इंश्योरेंस ले रखा है तो 2 करोड़ का हमें और इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। तो आप दोस्तों इस कैलकुलेटर के हिसाब से अपना इंश्योरेंस का रिक्वायरमेंट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये मेरा पर्सनल जो डिफरेंट रिसर्च करके कैलकुलेटर बनाया हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत ही अच्छे से आपकी हेल्प करेगा। लेकिन दोस्तों आप जब भी इंश्योरेंस ले रहे हो तो अपनी रिक्वायरमेंट है उसको किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से भी आप डेफिनेटली कंसल्ट आपको कर लेना चाहिए। मैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। जो भी वीडियो बनाता हूँ ये सिर्फ एकेडमिक पर्पस के लिए आप लोगों के साथ ज्ञान साझा करने के हिसाब से बनाए जाते हैं और काफ़ी रिसर्च के बाद ये वीडियोस बनाए जाते हैं। फिर भी इंश्योरेंस एडवाइजर से सलाह लेना ही उचित रहता है। तो एक ब्लैंक जो आप होता है कि अंदाज लगाने से बेटर है ये कैलकुलेटर से आपको आइडिया लग रहा है कि भाई किस हिसाब से ये कैलकुलेट हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे इस कैलकुलेटर में हमने पूरी डिटेल्स बता दी है और दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप में से काफ़ी लोग मुझे अभी मुझे ईमेल्स भी रिसीव होने वाले हैं, कमेंट्स में भी लिखेंगे कि भाई उनको ये कैलकुलेटर चाहिए तो मैं उनको इस ईमेल आईडी पे से आपको कैलकुलेटर भेज दूंगा। आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए, उसके बाद मैं देखूंगा कि ईमेल पे आया है, नहीं आया है, वो मैं आपको करने वाला हूँ। तो आप कमेंट दिख में लिख दीजिए कि आपको कैलकुलेटर चाहिए, तो मैं कैलकुलेटर भेज देता हूँ। फ्री का कैलकुलेटर है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी और कुछ भी। और दोस्तों एक आपसे उम्मीद है कि आप प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, अपने फेसबुक पे शेयर कीजिए, अपने ट्विटर अकाउंट पे शेयर कीजिए और इस चैनल को और ज़्यादा बढ़ाइए। मैं आपसे बस एक ही चीज़ की उम्मीद करता हूँ, वो यही है कि दोस्तों इस चैनल को बढ़ाने में मेरी हेल्प करें और जितना चैनल ग्रो होगा उतना ही मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा अच्छे-अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। और जिस प्रकार का आप लोगों से जो सहयोग मिल रहा है, बहुत ही सराहनीय है दोस्तों। आपका बहुत-बहुत तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।